चलो तो शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले आपका ही पॉइंट उठाता हूँ मैं। ये आपका ही हाँ, कहना है कि कैसे कंपनीज में कैसे क्यूबरनेटिस होता है, क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कैसे होता है। आई एम एज्यूमिंग कि आपको अभी क्यूबरनेटिस बेसिक की इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप ये हाँ, क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अदरवाइज आपको ये चीज़ पता हो जाएगी। देखो, सबसे क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर अगर बना रहा हूँ तो वो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर। संतोष का मैसेज आया, ज्वाइनिंग कर रहा है। चलो बढ़िया है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि क्यूबरनेटिस की जो डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है, वो दो तरीके से मेनली होती है। एक होता है कि आप क्यूबरनेटिस को एज अ वीएम डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। हम्म, मतलब कि आप एक वीएम के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लेट से आपने वीएम ले लिया, सो ऑन। तो ये अंडरलाइनिंग में इंफ्रा में क्या है, ये है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन ये हो गया, मतलब हार्डवेयर के ऊपर, मतलब ये ESXi हो, मतलब जो भी है प्लेटफॉर्म हो वो आपका। नीचे देखो, नीचे की लेयर कोई भी हो, उसकी स्टडी हम हाँ। अभी नहीं कर रहे। हमारे लिए ये इंफ्रा है, ठीक है, इंफ्रा लेयर। और ये मेरे पास वर्चुअल फॉर्मेट में मेरे को वीएम मिली है। इन ठीक वीएम्स है। को लेके मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कुबरनेटिस का एक क्लस्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एक क्लस्टर बनाता हूँ। तो ऐसे डिप्लॉयमेंट को हम जनरली जो है टेलीकॉम में हमने दो टर्म्स दिए हुए हैं। एक होता है CNA और एक होता है CNB। तो CNA का मतलब ये होता है कि आप जो कुबरनेटिस को डिप्लॉय कर रहे हो वो वीएम्स के ऊपर कर रहे हो। हम्म, और CNB का मतलब होता है कि आप अपने क्यूबरनेटिस को बेयर मेटल के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो। ये एक बड़ा ही डीप टॉपिक है, इस पर बहुत बहस चलती है कि दोनों में से बेटर कौन सा है, ठीक है। बेयर मेटल पे क्यूबरनेटिस चलाना अच्छा है कि वीएम के ऊपर क्यूबरनेटिस चलाना अच्छा है। बहुत हम्म, सारे पॉइंट्स हैं जिसमें बेयर मेटल विनर है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपका वर्चुअल वीएम फॉर्मेट विनर होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो कस्टमर है जिसका क्यूबरनेटिस ये बना हुआ है, हम्म, क्लस्टर है, वो अंडरलाइनिंग इंफ्रा कैसे लेता है। तो अगर आपका कस्टमर कहता है कि देखो जी, मैं ये चाहता हूँ कि फिजिकल, अब मान लो ये मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है, फिजिकल डेटा सेंटर। और कस्टमर ने ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको लो और सीधा इसके ऊपर आप क्यूबरनेटिस डाल दो। इट इज पॉसिबल। इसमें हम्म। क्या होगा कि जो आपके जो नोड्स होंगे, ठीक है, चाहे वो आपका मास्टर हो चाहे वो आपका वर्कर हो, और करो। ये सब के सब जो है वो फिजिकली, जो है फिजिकल सर्वर्स पे डिप्लॉय होते हैं फिजिकली। मतलब हर सर्वर पे एक एक आपका मास्टर वर्कर बनेगा। हम्म, लेकिन कस्टमर ये कह सकता है कि यार ये डेटा सेंटर लो और इसके ऊपर सबसे पहले तुम कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डालो, ठीक है। हम्म, तो आ गया। तो कस्टमर ने कहा कि इसके ऊपर कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डालो, लाइक हाइपरवाइजर, ठीक है, कोई भी हाइपरवाइजर लो। अब इसमें तुम अपना VMware का ESXi उठा लो, VMware का कोई भी हाइपरवाइजर उठा लो, या फिर तुम ओपन स्टैक उठा लो। तो यहाँ पे ओपन स्टैक भी आ सकता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या कहते हैं कि VMware भी आ सकता है, रेड KVM एट भी वर्चुअलाइजेशन भी, हाँ। हाँ हाँ, कोई सा भी KVM भी आ सकता है। कोई भी आप यहाँ ले सकते हो, ESXi डाल दो, कुछ भी डाल दो। इसके बाद आप VM बनाओ, ठीक है। VM1, VM2, VM3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको आप मास्टर बोल दो, ठीक है। इनको आप वर्कर बोल दो। अब देखो, नंबर ऑफ हम्म, मास्टर वर्कर वो एक अलग टॉपिक है, वो आप अपने हिसाब से देख लो कितना आपका डिजाइन है। हम्म, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना क्यूबरनेटिस बनाते हो तो आप कौन से पॉइंट से शुरू कर रहे हो। क्या आप डायरेक्टली फिजिकल सर्वर से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप फिजिकल सर्वर के ऊपर सीधा क्यूबरनेटिस डाल देते हो, जिसको कि हम CNB बोलते हैं मेथड, तो इस मेथड के अंदर आपका क्या कहते हैं, क्यूबरनेटिस जो है वो इफेक्टिवली हार्डवेयर को पूरा यूटिलाइज करता है, ठीक है। हम्म, पर क्योंकि डिपेंडिंग कस्टमर ने सोल्यूशन का इनिशियल इंफ्रा कैसा है, वो हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी ओपन स्टैक हो, या हो सकता है कि उसके पास कोई ESXi कुछ भी हो सकता है। वो ये कहता है कि आपको मैं VM दूंगा, उस VM के अंदर आप अपना क्यूबरनेटिस डालो। तो आप इन दो मॉडल्स में इसको भी कर सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद समझ सकते हो कि दोनों में क्या है, ठीक है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो बेटर जो बोला जाता है, वो होता है आपका बेयर मेटल पे। उसका रीजन क्या है कि आप अगर अपने फिजिकल हार्डवेयर को पढ़ोगे तो देखो, किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप देखते हो डेटा सेंटर में जो चलती है, वो सबसे पहले हार्डवेयर से ही शुरू होती है, ठीक है। हम्म, हार्डवेयर के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर अधूरा है। तो आप इस हार्डवेयर के ऊपर लेट से आपने एक हाइपरवाइजर डाला। अब ये हाइपरवाइजर के ऊपर आपने VM बनाई, ठीक है, VM बनाई।
इस वीएम के अंदर आपने यहाँ पे क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्यूबरनेटिस क्लस्टर रन किया इन वीएम्स को लेके। अब अदर हैंड पे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने हार्डवेयर लिया, ठीक है, और आपने इसके ऊपर सीधा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, इस वाला जो केस है, सेकंड वाला, जिसको कि हम CNB बोलते हैं हम्म, और इसको हम CNA बोलते हैं। अब आप देखोगे कि इस केस में जो हार्डवेयर की जो रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली क्यूबरनेटिस को मिल रही हैं। पिछले केस में आप देख रहे हो कि हाइपरवाइजर की एक लेयर आ गई, हाइपरवाइजर की लेयर के ऊपर आपकी वीएम चल रही है। मतलब ये कि इस होस्ट के ऊपर, इस हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वीएम्स है। अब हो सकता है कि आपके क्यूबरनेटिस की भी हो सकता है कोई और भी वीएम हो, क्यों? क्योंकि वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस केस में आपको परफॉर्मेंस से लेके और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। प्लस अगर मैं एक कस्टमर हूँ जिसका डेटा सेंटर खुद का है, ये दोनों केसेस में डेटा सेंटर मेरा है, और मुझे पता है कि मेरे जो टारगेट एप्लीकेशन है वो सारे के सारे कंटेनर हैं। तो अगर सारे के सारे कंटेनर्स हैं और डेटा सेंटर मेरा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा हाइपरवाइजर के लिए पे करूं? और क्यों बिल्कुल। मैं अलग से हाइपरवाइजर मैनेज करूं, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन है हार्डवेयर के ऊपर। तो इस केस में आप इस एक्स्ट्रा हाइपरवाइजर को एलिमिनेट कर सकते हो और डायरेक्टली जो आपके हार्डवेयर का जो ओएस होता है, उस ओएस के ऊपर आप सीधा क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन चला सकते हो, आपके पॉड्स डायरेक्टली रन होंगे। तो उस केस में आपको डायरेक्टली हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी मिलेगी, आपको सब कुछ बेस्ट मिलेगा, और आपके लिए मैनेजमेंट भी आसान हो गई, एक लेयर कम हो गया वर्चुअलाइजेशन का, तो आपके लिए चलाना हम्म, भी इजी हो गया और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। तो ये एक डिबेट आजकल शुरू हो गया है कि CNB बेटर है कि CNA बेटर है, ठीक है। आपको अगर पता है कि आप क्या चलाने वाले हो, और अगर आपके सारे के सारे एप्लीकेशन अगर कंटेनर है, CNF है, तो देखो CNB सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका फुल कंट्रोल है। ये हार्डवेयर आपका अपना है, ये क्लस्टर आपका अपना है, इसके ऊपर चलने वाले कंटेनर्स सारे आपके अपने हैं, ठीक है। फुल कंट्रोल हो गया आपका डेटा सेंटर के ऊपर। अगर आप इस मॉडल में जाते हो, लेट्स से कि कस्टमर कहता है कि यार मेरे कुछ एप्स तो वीएम है, लेकिन कुछ एप्स मेरे जो है वो कंटेनर है, वीएम वीएम है और कंटेनर के उसमें है। तो उस केस में फिर आपको हाइपरवाइजर लेना पड़ सकता है, उस हाइपरवाइजर के ऊपर आप वीएम बनाओ, वीएम के ऊपर आप कुबरनेटिस चलाओ। दोनों ही सोल्यूशन फिजिबल है, दोनों में कोई वो नहीं है, दोनों ही पॉसिबल है। ये होता है केस प्राइवेट डेटा सेंटर का, कि आपके कस्टमर के पास अपना खुद का डेटा सेंटर है, ठीक है। अब मान लो कि कस्टमर कहता है कि यार मेरे पास अपना डेटा सेंटर तो है ही नहीं, ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास अपना डेटा सेंटर नहीं है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा पब्लिक के पास। पब्लिक प्रोवाइडर्स कौन कौन से? लेट से आप जाओगे पब्लिक प्रोवाइडर। अब पब्लिक प्रोवाइडर देखो, amazon से लेके और माइक्रोसॉफ्ट से लेके सारे के बड़े बड़े जितने भी जो जाइंट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब इस बिजनेस में कूदे पड़े हैं। सब ने अपना बिजनेस बना रखा है क्लाउड का, ठीक है, सब ने बना रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना डेटा सेंटर बनाते हैं। तो इस केस में जो इनका डेटा सेंटर होता है, ये कंट्रोल्ड होता है बाय प्रोवाइडर। अब amazon ने अपना खुद का डेटा सेंटर बना रखा है, चाहे जहां भी बनाया हो, ठीक है। अब उसने कहा कि आप एक काम करो, आप आओ और इसके ऊपर वीएम बना लो, कितनी वीएम चाहिए मैं आपको दे दूंगा। जितनी भी वीएम आपको अकाउंट मिला, आपने वीएम बनाया, उसके वीएम के ऊपर आपने अपना कुबरनेटिस का क्लस्टर इंस्टॉल किया। तो इस केस में ये हो गया आपका, क्या कहते हैं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर कंट्रोल्ड बाय यू। आप खुद से ओके। कंट्रोल कर रहे हो अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को, ठीक है, खुद से कंट्रोल कर रहे हो, मतलब कि इंस्टॉल आपने किया हुआ है, क्यूबरनेटिस का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके पास है। प्रोवाइडर ने आपको सिर्फ वीएम दिया है, उसने सिर्फ वीएम दिया और आपने उसके ऊपर अपना क्लस्टर बनाया है। एक दूसरा मॉडल भी आजकल प्रोवाइडर्स कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार आप ये लोग झंझटों में क्यों पड़ते हो, वीएम लोगे, वीएम के ऊपर क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करोगे, फिर उस क्यूबरनेटिस को मैनेज करोगे। देखो, इंस्टॉल करना इज वन पॉइंट, उसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना इज अनदर पॉइंट। अब कोई हम्म, कस्टमर है, वो कहता है कि यार मुझे तो सिर्फ एप्लीकेशंस चलाने हैं कंटेनर के, मुझे नहीं मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कंट्रोल करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये खर्चा भी, ये झंझट भी आप अपने पास रखो। तो इस केस में amazon हो गया या माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी हो गया, ये लोग कहते हैं कि हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं, हम अपना क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बना के आपको सीधा क्लस्टर दे देंगे। अब वो वीएम पे आ रहा है, बेयर मेटल से आ रहा है, उसको आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा हम आपको क्लस्टर दे देते हैं कि ये ATAS क्लस्टर। और ये जो क्लस्टर है, इसकी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइडर करता है, इसको एडमिन जो है वो प्रोवाइडर करता है। अब इसका जो प्रोवाइडर है, इसका प्रोवाइडर मान लो अगर amazon है, एज्योर है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट है,
वो लोग इसको मैनेज करेंगे। तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है अकाउंट। ठीक। ठीक है। अब इस अकाउंट में आप लॉगिन करो और अब लॉगिन करके आप उस क्लस्टर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करो। ओनली फायदा क्या एप्लीकेशन हुआ? डिप्लॉयमेंट के लिए। सिर्फ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। फायदा क्या है इस तरीके के मॉडल का? अब आप बता सकते हो कि इस केस में फायदा क्या है? क्लस्टर का हेडेक नहीं पड़ेगा सर उसके लिए अलग से, हाँ, हमें मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको ज़्यादा। क्लस्टर को मैनेज नहीं करना है, और ना आपको ये भी मतलब नहीं कि वो नीचे से कैसे फिजिकल से आ रहा है। हाँ। आपको सीधा अकाउंट मिल गया और आप अपने अकाउंट में सीधा सीएनएफ डिप्लॉय कर दो। तो प्लस एंड माइनस हर चीज के होते हैं, कभी भी किसी चीज को वन साइड से नहीं इवेल्युएट किया जाता है। हमेशा उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेके चलो। वीएम मॉडल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना क्यूबरनेटिस अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो, उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन चला सकते हो, विच मीन्स कि आपका कंट्रोल है क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर। इस केस में आपका कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तो ये एक पॉइंट है, लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि आपको क्लस्टर को मैनेज नहीं करना है। तो आपके लिए जो कॉस्ट है वो कम हो गई, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई। वरना आपको फिर टीम बनानी पड़ती है जो इस क्लस्टर को कंट्रोल करे, मैनेज करे। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया कि चाहे वो पब्लिक हो गया या प्रोवाइड या प्राइवेट हो गया। अब आपको जो डेटा सेंटर वो कहाँ से है? अगर प्राइवेट डेटा सेंटर है तो वो इन दो मॉडल में जा सकता है, सीएनए में जा सकता है, ठीक है, सीएनबी में भी जा सकता है। सीएनबी को मैंने बताया कि क्यों प्रेफर किया जाता है। देखो, प्रेफर का यही रीजन है कि आपका हार्डवेयर आपका अपना है और हार्डवेयर के ऊपर सीधा क्यूबरनेटिस डल रहा है। अगर आपको कंटेनर्स ही चलाने हैं, आपके सारे एप्लीकेशन अगर कंटेनर बेस्ड हैं, तो फिर आप क्यों एक्स्ट्रा हाइपरवाइजर पे खर्च करोगे? ऑपरेशनली भी और फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। तो आप सीएनबी में चले जाओगे। अगर आप पब्लिक क्लाउड के ऊपर जा रहे हो तो पब्लिक क्लाउड पे आपको वीएम मिलेगी, या तो आपको कुबरनेटिस का सीधा क्लस्टर मिल जाएगा। ये लोग जनरली इसको ना इंजन बोलते हैं। तो देखोगे ना तो अमेजोन के पोर्टफोलियो में देखोगे, एडब्ल्यूएस में या एज्योर के पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे लिखा होता है, या गूगल के पोर्टफोलियो में गूगल लिखा होता है, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन, जीकेई लाइक है दिस, जीकेई। शायद अमेज़न, हाँ। हाँ, ऐसे ही अमेजोन भी लिखता है क्यूबरनेटिस एज्योर क्यूबरनेटिस इंजन, एडब्ल्यूएस के क्यूबरनेटिस इंजन। तो वो लोग इस तरीके से नाम से सर्विस बेचते हैं। तो उस सर्विस पे जब आप लॉगिन करते हो तो बेसिकली आपको क्लस्टर पहले से बना होता है, आपको सिर्फ अकाउंट मिलता है। ठीक है। या नहीं भी बना होता तो आपके लिए ऑन डिमांड क्रिएट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, बट उस क्लस्टर को आप कंट्रोल नहीं करोगे। आप सिर्फ एज अ यूजर उसके ऊपर काम करोगे। अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको वीएम लेके उसके ऊपर करना होगा। अब मैंने यहाँ पे बेयर मेटल का क्यों नहीं डाला? देखो, बेयर मेटल का ना डालने का रीजन ये है कि बेयर मेटल के लिए आजकल फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ये भी ऑप्शन देते हैं आपको कि वो अपने डेटा सेंटर का सीधा जो हार्डवेयर है, ठीक है, फिजिकल सर्वर है, उसका कंसोल दे देते हैं और कहते हैं कि लो, आप इसके ऊपर जो करना है कर लो। तो वो भी एक मॉडल चला हुआ है, हार्डवेयर एज अ सर्विस। हार्डवेयर एज अ सर्विस भी मॉडल चलता है। पर अगेन डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि यार मेरे को तो ये सारी चीज है। अब देखो डिफरेंस कहाँ आता है, टेलीकॉम या जो, टेलीकॉम भी नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा मिशन क्रिटिकल, बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशन, सीक्रेट एप्लीकेशन, प्लस वो जो बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन है। अगर आप ये कहते हो कि यार मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत सेंसिटिव सीक्रेट है, ठीक है, सिक्योर है, उस केस में आपको डेटा सेंटर पर फोकस करना पड़ेगा। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर दुनिया में चल रहा है तो किसी न किसी हार्डवेयर के ऊपर चल रहा होगा, ये गोल्डन रूल है। ठीक है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो। सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है कि आपकी नजरों से उस हार्डवेयर को छुपा दिया गया है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन या विद द हेल्प ऑफ सम एडिशनल थिंग्स, आपको वो हाइड करके छुपा के आपको सिर्फ एक अकाउंट दे दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्डवेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बोलते हो कि मैं वीएम चला रहा हूँ, तो वो वीएम किसी न किसी फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर ही चलती है। अगर आप कहते हो मैं कंटेनर चला रहा हूँ, तो वो कंटेनर किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी हार्डवेयर के ऊपर डेफिनेटली चल रहा होगा, चाहे वो वीएम फॉर्मेट में चले या डायरेक्ट बेयर मेटल फॉर्मेट में चले। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स हैं, जिसको मैं और आप कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स हैं। तो ये चीज आप समझ गए डेटा सेंटर का पॉइंट कैसे होता है। तो फिर हम आज का थ्योरेटिकल थोड़ा शुरू करते हैं। जी सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। ठीक है। तो देखो, आज की क्लास को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी करवाना चाहता था और मैं थ्योरी भी बताना चाहता था। प्रैक्टिकल में आपको अगर सीधा पॉड से ले जाऊंगा तो आप कुछ चीजें मिस कर जाओगे, जो कि मैं चाहता हूँ कंटेनर से शुरू करना। तो मैं आपको कंटेनर दिखाना चाहता था कि कैसे कंटेनर बनता है, कैसे कंटेनर डिप्लॉय होता है, कंटेनर पे लॉगिन कैसे करते हैं, कंटेनर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं। इससे ना आपको थोड़ा फील आएगा कि हाँ, जो मैं कंटेनर इतने टाइम से थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, या क्यूबरनेटिस हो गया या कोई भी हो गया, तो एक्चुअली कंटेनर दिखता कैसा है, होता क्या है।
पर साथ के साथ मुझे थ्योरी भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, अगले क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ है जो आपको पहले से पता है, मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि इस कोर्स को करने से पहले आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है? जैसे कि कोर कंपोनेंट कुबरनेटिस के, ये वो कंपोनेंट जिससे कुबरनेटिस बनता है, ठीक है? अगर मुझे कुबरनेटिस डिप्लॉय करना है, चलाना है, तो मुझे ये कोर कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि क्यूब एपीआई। अब क्यूब तो वर्ड उन्होंने लगा दिया है, जो जो डेवलपमेंट इन्होंने खुद से करी है उसके आगे इन्होंने क्यूब लिख दिया है, ठीक है? तो आप देखोगे क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब स्केड्यूलर, तो यहाँ हर जगह इन्होंने क्यूब वर्ड लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबरनेटिस की जो कम्युनिटी है उसने ये बनाया है। लेकिन ईटीसीडी के आगे क्यूब नहीं लगा हुआ है, करेक्ट? या कंटेनर रन टाइम के आगे क्यूब नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि क्यूबरनेटिस कम्युनिटी ने लिया है बाहर से, ओपन सोर्स वर्ल्ड से, इन्होंने खुद से डेवलप नहीं किया, जैसे कि ईटीसीडी हो गया और कंटेनर रन टाइम, ये दोनों चीजें क्यूबरनेटिस ने नहीं बनाई हैं, इनको यूज किया है एज अ यूजर। तो अभी हम यहाँ देखें तो एक एक लाइन बता देता हूँ, ठीक है? बाकी डिटेल्स आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, डाउट है तो फिर फाउंडेशन में जाना पड़ेगा। क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है? एपीआई सर्वर जो होता है क्यूबरनेटिस के अंदर फ्रंट एंड कम्युनिकेटर होता है, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एकदम हिंदी में, कि मतलब कहीं कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना है। एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर होता है, ठीक है? ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, बाहरी दुनिया की नजर में ब्लैक बॉक्स है। जिसको नहीं पता कि क्यूबरनेटिस क्या होता है वो कहेगा कि यार एक ब्लैक बॉक्स है। तो ये हो गया मेरे लिए ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स अंदर से कैसा दिखता है? देखो ये एक दुनिया है, आपको सही बताऊं तो क्यूबरनेटिस जो है वो एक इकोसिस्टम है, इतना वेल डिफाइंड वर्ल्ड है कि जिसमें हर एक कंपोनेंट को अपना काम पता है। आपको सिर्फ एंट्री करानी है, एंट्री देनी है, बाकी वो अपने आप टेक केयर कर लेता है। मतलब आपकी इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम होती है। यही रीजन है कि क्यूबरनेटिस के अंदर जो है ट्रबल शूटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कहो, बहुत मिनिमम से मिनिमम होता है, जिसमें मैनुअल एफर्ट, इंसानी जो हमारे जो एडमिन वाला टास्क होता है वो बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम होता है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। और वो कैसे पॉसिबल हुआ है? वो पॉसिबल हुआ है विद सम प्रिंसिपल। क्यूबरनेटिस को आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया हुआ ये, कि क्यूबरनेटिस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल कंपनी ने क्यूबरनेटिस बनाया, उसको खूब चलाया, अच्छे से उसको रगड़ा, ठीक है? उसको फिट बनाया। एंटरप्राइज लेवल पे आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज लेवल पे तभी जाता है जब वो हर तरीके से टेस्ट हो जाता है और उसमें कहीं से भी कोई एरर का स्कोप नहीं होता है और वो बिल्कुल मेच्योर होता है। तो गूगल ने इस क्यूबरनेटिस को बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से चलाया, सब कुछ किया, और उसके बाद इन्होंने फिर इसको डोनेट कर दिया, बिकॉज उनको लगा कि ये एक इतना इंटेलिजेंट रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना जरूरी है, तो उन्होंने इसको डोनेट कर दिया कम्युनिटी को, जिसको आज की डेट में हम सीएनसीएफ बोलते हैं, ठीक है? क्लाउड नेटिव फाउंडेशन जो है वो आज की डेट में क्यूबरनेटिस के ओनर हैं, वो कम्युनिटी इसको टेक केयर करती है। तो अब ये ब्लैक बॉक्स दिखता कैसा है? तो इस ब्लैक बॉक्स से अगर किसी को भी बात करनी है ना, किसी को भी, मतलब किसी को भी, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब है कि किसी को भी, मतलब इवन क्यूबरनेटिस को भी आपस में बात करनी है तो वो भी इस एपीआई सर्वर से जाता है। बहुत ही तगड़े प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इन प्रोटोकॉल की हेल्प की वजह से ही इसके अंदर काम करना बड़ा आसान होता है, जिसको भी बात करनी है, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल। अब इंटरनल मतलब कि, इंटरनल का मतलब होता है कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अगर बात करनी है, वो दोनों ही एपीआई सर्वर के पास जाते हैं। अब मैंने क्यूब वर्ड नहीं डाला, आप समझ जाना कि ये क्यूब एपीआई है। क्यूब एपीआई सर्वर जो होता है वो बेसिकली एक सर्विस है क्यूबरनेटिस की, जो कि फ्रंट एंड कम्युनिकेशन का काम करता है। सारी रिक्वेस्ट एपीआई पे आती हैं, एपीआई फिर इंटरनली उसको जिसको भी बांटना है वो बांटेगा, ठीक है? वो डिसाइड करेगा। तो ये हो गया कम्युनिकेटर। जैसे कहीं भी होता है ना, किसी भी जगह आप देखते हो तो कम्युनिकेटर होता है जो मेन बातचीत करता है, बाकी बैकएंड में लोग काम करते हैं, ठीक है? तो ये एपीआई सर्वर हो गया। अब पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज होता है, ईटीसीडी। अब ये इतनी अच्छी चीज है, ये लाइनक्स से निकल के आया है। लाइनक्स में आपको पता है एक डायरेक्टरी होती है ईटीसी, तो ये ईटीसी का मतलब होता है ईटीसी डायरेक्टरी। ये ईटीसीडी जो सॉफ्टवेयर है या सर्विस बोलेंगे हम, ये जो ईटीसीडी सर्विस है, ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये क्लस्टरिंग भी कर लेता है, ये क्या कहते हैं डेटाबेस का भी काम कर लेता है, ये सारे काम कर लेता है। अब आप बोलोगे यार डेटाबेस तो हमने ओरेकल सुना हुआ है, मारीडीबी सुना हुआ है, मोंगो सुना हुआ है और कैसेंड्रा सुना हुआ है, ये किस तरीके का डेटाबेस है? तो देखो ये बड़ा ही अटपटा टाइप का डेटाबेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फायदेमंद है। ये बल्कि डेटाबेस नहीं है जिसमें एंट्री होती है, एग्जिट हो, डेटा ट्रांसफर्स होता है, अंदर पढ़ते हो, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिंपली फाइल बेस होता है।
आपको क्या करना है कि सिर्फ सिंपल जाके उसके अंदर एंट्री क्रिएट करनी है और वो अपने आप उस फाइल को पढ़ लेगा। तो ये फाइल बेस्ड डेटाबेस है। मतलब ये कि इसका डेटा जो है वो कहीं स्टोर नहीं, कैशे में नहीं जाता रैम पे जाके। जैसे ओरेकल होता है ना, वो क्या करता है, वो कैशे में चला जाता है। आपने देखा होगा ओरेकल की कैशे मेमोरी होती है, वो वहां पे चलता है। लेकिन ये इन सब चीजों पे नहीं चलता है, ये सिंपल जो होता है फाइल बेस होता है। तो जितना भी क्लस्टरिंग है, सारी इंफॉर्मेशन है पूरे के पूरे क्लस्टर, क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कहाँ क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, कोई कंपोनेंट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, सब कुछ इसी के थ्रू मैनेज होता है। मैनेज का मतलब कि रिकॉर्ड होता है, इसके पास सबका रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सर्विस होती है वो होता है एक शेड्यूलर। देखो मैं क्यूब नहीं लिख रहा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ करना क्योंकि जगह की कमी है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ शेड्यूलर। क्यूब शेड्यूलर क्या होता है? जब भी आप कोई पॉड को लॉन्च करते हो या किसी भी एंट्री को, नई एंट्री को लेकर आते हो क्यूबरनेटिस के अंदर क्लस्टर में, तो किस नोड पर वो जाएगा, ये डिसीजन जो है वो शेड्यूलर करता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट इवेल्युएशन पैरामीटर। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, टेंट होता है, लेबल होता है, फेंट होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, टॉलरेंस होता है कि आप बताते हो कि भाई इस नोड पे डिप्लॉय मत करना या इसी नोड पे डिप्लॉय करना। मतलब ये सब चीजें आप बताओगे या वो इवेल्युएट करेगा, अच्छा मैं कहाँ पे इसको डिप्लॉय करूँ, किस नोड पे जा सकता है, किस पे नहीं जा सकता। तो ये सारा काम ये करता है। मोटे मोटे शब्दों में समझ गए इन तीनों का काम क्या होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सर्विस होती है वो होती है आपकी क्यूब, चलो जगह है तो लिख देता हूँ, प्रॉक्सी। और दूसरा होता है क्यूब लेट। क्यूबलेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है क्यूबरनेटिस के अंदर। अब क्यूबलेट का रोल क्या होता है? क्यूबलेट का रोल ये होता है कि आप कोई भी पॉड अगर डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको पॉड को डिप्लॉय करना है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो पॉड होता है या जो क्यूबरनेटिस में जो पॉड बनता है, क्यूबरनेटिस ने खुद से कंटेनर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिखा है। वो यूज करता है ऑलरेडी अवेलेबल क्यूबर, जो भी कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर को ये कनेक्ट करता है। तो क्यूबलेट वो सर्विस होती है क्यूबरनेटिस की जो एक्चुअली में कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर से बात करता है। कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ CRI लिख देता हूँ इंटरफेस के लिए। तो क्यूबलेट एक इंटरफेस ऑफर करता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। ये कंटेनर रन टाइम इंटरफेस क्या करता है, आप जो भी बैकएंड में यूज कर रहे हो, लेट से आप कह रहे हो मैं डॉकर यूज कर रहा हूँ, वैसे तो डॉकर यूज नहीं होता है, बता दूं कि कंटेनर डी यूज होता है। कंटेनर डी, कंटेनर डी भी डॉकर कंपनी का ही है। इसके बाद आप CRIO करके आता है, CRIO। CRIO मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको जब बताया था तो मैंने CRIO लिख दिया था, वो माई मिस्टेक। CRI इज इंटरफेस, वो जो है कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर फॉर ओपन शिफ्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलग से एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, अलग से कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर बनाया है। किसने? रेड हैट ने। कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। और ये रन टाइम सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? रेड हैट ने। अब रेड हैट ने क्या किया कि रेड हैट ने बड़े ही स्मार्टली एक अलग से कम्युनिटी बना दी, ठीक है। रेड हैट ने कहा कि देखो, रेड हैट वैसे भी मेंबर होता है मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है इंडस्ट्री में ओपन सोर्स की, रेड हैट सबसे मेन कंट्रीब्यूटर होता है। इतना मैं आपको बता दूं, वो हर तरीके की ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि उसको ऑब्वियसली कोई भी कंपनी R&D में पैसा खर्च करती है, तो अगर कोई ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑलरेडी ये मेहनत कर रही है तो वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उसको डोनेशन देते हैं, फंडिंग करते हैं, वो लोग डेवलपमेंट करते हैं, और वो ओपन सोर्स होता है तो कोई भी यूज कर सकता है, तो वो कंपनी भी यूज कर सकती है। तो कंपनी करती है, तो रेड हैट ने अपनी एक कम्युनिटी बना दी है OKD करके नाम से। ओपन शिफ्ट क्या कहते हैं, ओपन शिफ्ट क्यूबरनेटिस करके कुछ कम्युनिटी बनाई है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी इतना याद नहीं आ रहा है। तो ये कम्युनिटी ने क्या किया कि इस कम्युनिटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, जिसमें पॉडमैन आता है। पॉडमैन भी आता है आजकल, पॉडमैन भी यूज किया जाता है। और CRIO में आपका क्या कहते हैं, कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर फॉर ओपन शिफ्ट। तो इसमें आपका पॉडमैन आ जाता है, ठीक है, जो कि रेड हैट यूज कर रहा है आज की डेट में। तो इस कम्युनिटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं पॉडमैन, जो कि डॉकर के जैसा ही है, डॉकर के जैसा, कंटेनर डी के जैसा। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे मिरांटिस कंपनी का भी है, कंपनी नहीं बोलूंगा सॉरी, मिरांटिस कम्युनिटी का। मिरांटिस कम्युनिटी का जो सॉफ्टवेयर है उनका मिरांटिस रन टाइम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इतना फेमस नहीं है तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा।
बट बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो पैरेलली अपने सॉफ्टवेयर बनाती रहती हैं। हमारा फोकस सिर्फ उनके ऊपर है जो कि ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। डॉकर का जो रन टाइम है ना वो आज की डेट में यूज होता नहीं है। डॉकर रन टाइम कंटेनर इंजन लोग कम यूज करते हैं। उसकी जगह कंटेनर डी यूज किया जाता है। ये भी डॉकर कंपनी का ही है। तो ये दोनों ही डॉकर कंपनी के हैं। अब क्या है ना कि डॉकर कंपनी का नाम है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे VMware के साथ होता है ना, आप कई बार सोचते हो कि VMware कोई प्रोडक्ट है जबकि VMware एक कंपनी है। अब VMware में ESXi भी आता है, VMware में इंटीग्रेटेड ओपन स्टैक भी आता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं। तो इसी तरीके से डॉकर भी एक कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें से कंटेनर डी आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको क्यूबरनेटिस के अंदर कंटेनर डी मिल जाता है, CRIO मिल जाता है। CRIO से आप आगे पॉडमेन भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बट वो आपके लिए फिर आपको ओपन शिफ्ट की उसमें जाना पड़ेगा, या आप और कोई यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये सेम चीज मैंने आपको इंस्टॉलेशन वाले स्टेप पे भी बताया था कि आप अपना खुद का पसंद का कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए। तो ये वो सर्विस है जो एक्चुअली में बात करती है क्यूबरनेटिस की सर्विस। तो अब आप बात करो क्यूबरनेटिस और कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स मैं बहुत पहले भी कवर कर चुका हूँ। तो क्यूबरनेटिस जब कंटेनर रन टाइम से बात करता है तो वो जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबलेट। बस इतना समझ लो। क्यूबलेट वो कंपोनेंट है जो कंटेनर रन टाइम से बात करता है किसी भी कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर मेजर सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा देखो और भी सर्विसेज है, ऐसा नहीं सर्विस नहीं है। यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। अब क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, ये बेसिकली क्लस्टर को कंट्रोल करता है कि नोड्स जो है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, एंड पॉइंट कंट्रोलर, आपकी जो सर्विसेज है क्यूबरनेटिस की वो प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, कोई सर्विस डाउन तो नहीं हो गई, कोई नोड अप तो नहीं हो गई, कोई नोड मेंटेनेंस में जा रही है। तो जो क्यूबरनेटिस का इंटरनल जो होता है ना रिसोर्सेज का सारा काम, कि नोड को देखना है, रेप्लिकेशन देखना है, ये सारी चीजें जो है वो आपका क्यूब कंट्रोलर मैनेजर करता है। ऐसे ही एक और सर्विस होती है उसको बोलते हैं क्यूब क्लाउड कंट्रोलर। अब क्यूब क्लाउड कंट्रोलर क्या होता है कि आपका जो ये क्यूबरनेटिस है अगर ओपन स्टैक के ऊपर है, या वो AWS के ऊपर है, या वो एज्योर के ऊपर है, जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो अब आपको मान लो कि अपना क्लस्टर एक्सपैंड करना है, ठीक है, स्केल आउट करना है, और VMs ऐड करनी है, और वर्कर नोड मान लो, मास्टर नोड ऐड करनी है, तो वो सारी जो VMs को क्रिएट करने का, अब क्या होगा, मैनुअली आप VM ऐड करोगे फिर क्लस्टर में जाके ज्वाइन करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्यूब कंट्रोलर, क्लाउड कंट्रोलर है, तो वो क्या करेगा कि वो टेराफॉर्म को यूज करेगा। हर एक प्रोवाइडर की टेराफॉर्म होती है कि फ्रेमवर्क होता है कि कैसे आप इसको API के थ्रू यूज कर सकते हो। तो वो VMs क्रिएट कर देगा, नेटवर्क अटैच कर देगा, सब कुछ कर देगा। तो आपका जो है वो काम, जो पार्ट है जो नीचे का क्लाउड वाला, वो भी सब आपका क्यूबरनेटिस के अंदर आ जाता है। तो वो एक सर्विस होती है, यहाँ पे कोर में नहीं है इसीलिए यहाँ नहीं लिखी हुई है, बट वो भी एक सर्विस होती है। तो यहाँ पे आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी। अब बचता है क्या, क्यूब प्रॉक्सी। देखो क्यूब प्रॉक्सी क्यूबरनेटिस की वो इंपॉर्टेंट सर्विस है जब आपका कंटेनर बाहर की दुनिया से बात करता है, या बाहर की दुनिया जब आपके कंटेनर से बात करती है, दोनों दोनों डायरेक्शन, तो क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू ही जाता है। अब प्रॉक्सी क्या करता है कि लेट्स से कि ये मेरा नोड है, ये मेरा वर्कर नोड है, ठीक है, ये मेरा वर्कर नोड है। इस वर्कर नोड के अंदर मान लो कि मेरा एक कंटेनर चल रहा है ये, और एक कंटेनर चल रहा है ये, तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब मान लो कि A को बाहर किसी से बात करनी है, लेट से यहाँ पे जाना है, तो A को बात करनी है बाहर, B को भी बात करनी है, और लेट से कि किसी सिनारियो में B बाहर वाले को A से बात करनी है। ठीक है, करेक्ट। आपने तो कंटेनर बनाया, चाहे VM बनाया, चाहे कुछ भी सर्वर बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रैफिक आएगा, या तो आप एक्सटर्नल आएगा या इंटरनल आएगा, कोई बाहर से कनेक्ट करेगा या इंटरनली आप बाहर जाओगे। तो ये जो ट्रैफिक होता है, अब क्योंकि ये जो पॉड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो पॉड कंटेनर बोलो, ये इंटरनल होते हैं। अब ये इंटरनल इतने सारे होते हैं, डेली डे टू बेसिस पे डिलीट होते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं। इनका अपना एक नेटवर्क होता है जिसको कि हम कंटेनर नेटवर्क बोलते हैं। जब आप याद करो, जब मैंने आपको बोला था कि कुबरनेटिस क्लस्टर आप डिप्लॉय करते हो, तो कंटेनर का अपना एक नेटवर्क होता है जिसको कि हम कंटेनर सबनेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंटेनर सबनेट होता है, इसके अंदर से इसको कोई IP मिलती है, लेट्स से 192.168.10 डॉट समथिंग रेंज। तो वो जो IP होगी वो ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसको एक्सटर्नल अलाउड नहीं है। तो आपको बाहर जाने के लिए क्या होगा, ये आपका सर्वर है, तो लेट्स से कि सर्वर पे एक इंटरफेस बना हुआ है, निक बना हुआ है।
तो कोई भी ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली तो जा नहीं सकता बाहर। वो कहाँ जाएगा? वो आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा यहाँ पे, ये जाएगा ऐसे, करेक्ट, ये ऐसे जाएगा। तो इस केस में जो ये निक है, ये कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि जो पैकेट आ रहा है या जा रहा है वो कहाँ जाना चाहिए, वो ए के लिए बना है या बी के लिए बना हुआ है। तो ये सारा काम जो है वो क्यू प्रॉक्सी करता है। तो जब बाहर ट्रैफिक जाता है तो इसको जब दिखेगा, जब इसको ये मान लो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल है, तो इसने कहा कि मुझे ए से कनेक्ट करना है। तो ए की आईपी क्या थी? लेट से ए की आईपी थी 192.168.0.5। बी की आईपी क्या है? 192.168.0.6। इस नोड की आईपी क्या है? इस नोड की आईपी है 10.10.10.5। अब देखो, इसकी आईपी है 10.10.10.5, इसकी आईपी है प्राइवेट। तो ऑब्वियसली ये आईपी डायरेक्ट बाहर तो जा नहीं सकता। तो इसको जब दिखेगा, जब मान लो पैकेट चलो चला गया बाहर, तो जब इसको जब दिखेगा तो इसको लगेगा कि अरे यार मैं तो 10.10.10.5 से बात कर रहा हूँ। ये सारी रिक्वेस्ट इसी को भेजेगा। जब रिक्वेस्ट यहाँ इंटरनली आती है, इंटरनली इस पोर्ट पे आएगी, तब ये आपके पर्टिकुलर कंटेनर को राउट करेगा। तो जब ये राउटिंग यहाँ पे जब ये बाहर जाता है तो इसका देखो रोल क्या है? इसका रोल होता है बेसिकली प्रॉक्सी, कि बाहर की दुनिया को आपके कंटेनर्स की आईपी का पता ना चले। ठीक है, तो ये इंटरनल वर्ल्ड हो गया जिसमें बहुत सारे कंटेनर चल रहे हैं। वो हर एक कंटेनर की कोई भी आईपी रन टाइम पे डिलीट हो रही है, ऐड हो रही है, नया कंटेनर आ रहा है, पुराना जा रहा है। ये सब कुछ जो इंटरनली चल रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया को क्या दिखता है? वर्कर नोड का आईपी। बाहर की दुनिया को सिर्फ ये दिखता है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है। तो इस तरीके से क्यूब प्रॉक्सी का रोल आता है। क्यूब प्रॉक्सी जो है वो प्रॉक्सी बनाता है, नेटिंग करता है, इंटरनल आईपी को एक्सटर्नल आईपी में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं नेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नेट, नेटवर्क। किसी को पता है फुल फॉर्म क्या होती है नेट की? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट। हाँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हाँ, मतलब ये कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है? ऐसे टेबल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, इसमें एंट्रीज हैं। अब ये एंट्री क्या कहती है कि लेट से मेरी जो सोर्स है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, टेबल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, तो लेट से कि अगर बाहर से कोई आ रहा है तो डेस्टिनेशन क्या होगा? मेरा अपना वर्कर नोड। तो ये क्या करेगा कि ये बोलेगा कि लेट से कि मेरा जो वर्कर नोड है, तो वर्कर नोड की आईपी है 10.10.10.5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं पोर्ट पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे? इंटरनली ये प्रॉक्सी क्या करता है? ये मैनेज करता है। अब ये प्रॉक्सी क्या करेगा? तो एक काम करो, इसमें ना डायरेक्शन अभी के लिए एक ही डायरेक्शन रखो। डायरेक्शन अभी के लिए एक ऐसे रखो कि यहाँ जो आईपी होती है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो ट्रांसलेशन होता है ये सिर्फ फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड बोले तो बताता हूँ मैं कैसे करता है फॉरवर्ड। ये रिवर्स भी करता है, दोनों करता है, दोनों डायरेक्शन में, पर मैं अभी आपको एक साइड से बता रहा हूँ। अब एक साइड से ऐसे समझो कि ये डायरेक्शन है, ठीक है, और ये चाहता है कि मैं पॉड ए पे जाऊं जिसकी आईपी है 192.168.0.6। तो अब ये क्या करेगा कि मुझे जाना है 192.168.0.6 पे। और इसका मान लो अपना आपने कोई पोर्ट वोर्ट बना रखा है, नहीं भी बनाया तो छोड़ दो, आपने इसका कोई पोर्ट बनाया है, नहीं बनाया तो लीव इट। तो ये क्या कहेगा कि आप एक काम करो, वर्कर नोड की आईपी तो देखो फिक्स रहेगी 10.10.10.5, ये तो आप बदल नहीं सकते। यहाँ पे आप एक पोर्ट बना दो, लेट से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 को जब कनेक्ट करेगा एक्सटर्नली, तो ये जब लिखेगा 10.10.5 1 2 3 4, तो ये कहाँ लेके चला जाएगा? 192.168.0.6 पे। सिमिलरली अगर ये कहता है कि 10.10.10.5 आईपी सेम है और मैं इसको ले जाता हूँ 1 2 3 4 6, तो उस केस में ये लेके चला गया 192.168.0.5, जो कि आपका है दूसरा पॉड। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन करता है एड्रेस का, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब दूसरी डायरेक्शन, लेट्स से कि मेरा कंटेनर बाहर की दुनिया से बात करना चाहता है। ठीक है, ये मेरा कंटेनर है, ये बाहर जाना चाहता है। तो जब ये बाहर जाएगा तो बाहर की दुनिया को मेरी कौन सी आईपी दिखेगी? बाहर को दुनिया को मेरी ये आईपी दिखेगी। इस केस में
मैं सोर्स हूँ 192.168.0.5, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा कि डेस्टिनेशन जो है, इस केस में ये शो करेगा 10.10.10.5, और कोई पोर्ट के साथ चला जाएगा, लेट्स से 22 पोर्ट के साथ। तो बाहर की दुनिया को ऐसा लगा कि इस वर्कर नोड ने एफटीपी सेशन बनाया है, एसएफटीपी सेशन बनाया, लेकिन एक्चुअली में सेशन किसने बनाया था? ये 192 ने बनाया था। पर 192 कहाँ है? इस 10.10.10.5 के पीछे, बैक में। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो ये जो एरिया है, ये जो पार्ट होता है जो निक वाला, इसके यहाँ पे आपका होता है क्यू प्रॉक्सी। तो क्यू प्रॉक्सी जब भी आप बाहर जाते हो, तो बाहर की दुनिया को आपकी आईपी छुपा देगा, और वो अपने वर्कर नोड की आईपी लेके चला जाएगा। या बाहर की दुनिया जब आपसे बात करना चाहेगी, तो वो आपके वर्कर नोड पे आएगा, और फिर वर्कर नोड से वो आपके पॉड पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन करते हो पॉड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यू प्रॉक्सी। तो सर्विसेज समझ गए आप, क्यूबरनेटिस की जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। जी सर। मतलब ये एक इंटरनल राउटर जैसे काम कर रहा है ना सर, क्यू प्रॉक्सी? नहीं नहीं, राउटर नहीं होता है, राउटर का फंक्शन अलग होता है, हाँ कह सकते हो इमेजिनेशन के लिए, बट ये प्रॉक्सी होता है। प्रॉक्सी बेसिकली क्या होता है कि आपको दिखता है कोई और बट होता कोई और है, ये जी। समझो। तो ये प्रॉक्सी हमेशा आपके कंटेनर्स की आईपी को छुपा देता है जब भी आप बाहर की दुनिया से बात करते हो। तो बाहर की दुनिया को कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि जिस आईपी के थ्रू उन्होंने कनेक्शन बनाया था, वो एक्चुअली में उनका जो जो मेन कंटेनर है वो उसके भी पीछे है। तो ये सिर्फ एक हाइड करने के काम आता है, सिर्फ हाइड करने के, तो इसीलिए मैं इसे राउटर नहीं बोल रहा। ठीक ठीक। ठीक है, यही रीजन है राउटर ना बोलने का। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो क्यूबरनेटिस में, जो कि इंपॉर्टेंट होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कर चुके हो, क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर भी आपको पता है, क्यूबरनेटिस में आपने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है, मोस्टली लोगों ने किया भी है, ठीक है, पॉड वॉड भी देखा हुआ है, नोड वोड भी देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन क्यूबरनेटिस में ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत बार कंफ्यूज किया है। अब आई डोंट नो, आपको भी किया ही होगा। कुछ लोग कहते हैं डिप्लॉयमेंट, कुछ लोग कहते हैं सर्विस, कुछ लोग कहते हैं पॉड, कुछ लोग कहते हैं रेप्लिका सेट, कुछ लोग बोलते हैं कॉन्फ़िग मैपिंग, सीक्रेट, वॉल्यूम, स्टेटफुल, डेमन सेट, सर्विस, सर्विस अकाउंट तो चलो अभी नहीं बोलते। ये सब वर्ड सुने हुए हैं ना आपने, ये सारे वर्ड्स पहले मतलब क्यूबरनेटिस में। आप में से किसी ने ऐसा है कि जिसने नहीं सुना हो इनमें से कोई भी वर्ड? ये सुना है सर। सुने है ना, डिप्लॉयमेंट भी सुना होगा। जी अब जी। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, पॉड क्या होता है, सर्विस क्या होता है? तो इन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आप डिटेल में जाओ, आप सीधा प्रैक्टिकल करने लगो। उससे पहले आपको ये सर्विसेज, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्यूबरनेटिस में होती है ना, जो सबसे कोर होता है वो होता है पॉड। और सबसे छोटा यूनिट माना जाता है क्यूबरनेटिस का, वो होता है पॉड, जो आप डिप्लॉय करते हो। मेन जो हमारा टारगेट होता है क्यूबरनेटिस के अंदर, वो होता है पॉड को चलाना। तो पॉड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द क्यूबरनेटिस। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना कंटेनर होते हैं, एक या एक से ज्यादा, डिफरेंट टाइप के, बट सेम टाइप के नहीं। एक या एक से ज्यादा कंटेनर, नॉट सेम टाइप, डिफरेंट टाइप, आप एक साथ शिफ्ट करते हो, एक डेफिनेशन बनाते हो, आप आउटसाइड में उसको पॉड बोलते हो। जैसे कि मैं मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर वन, और एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर टू। अब मैं कहता हूँ यार मैं दोनों को ना एक साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और इसको मैं पॉड बोल देता हूँ। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों किया आपने? और एक केस है जिसमें मैं कहता हूँ कि ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर वन, और इसको मैंने पॉड में शिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि ये जो वन और टू है ना, ये दो डिफरेंट टाइप के कंटेनर है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेनर को मैंने दो बार डिप्लॉय किया, नहीं। वो होता है रेप्लिका, मतलब कॉपी, एक से ज्यादा बढ़ाना, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये है टाइप। अब दो टाइप के कंटेनर को मैं एक पॉड में क्यों शिफ्ट करूंगा? तो उससे पहले मुझे पॉड के बारे में पता होना चाहिए कि पॉड क्या होता है। तो देखो, पॉड के पास एक आईपी होती है, पॉड के पास स्टोरेज होता है, ठीक है, पॉड के पास आपका अपना क्या कहते हैं, स्टोरेज होगी, आईपी होगी, ये मेन दो चीजें होती हैं। इसके अलावा कंप्यूट तो देखो दिया ही जाता है, बट कंप्यूट को हम डिवाइड करते हैं। तो पॉड को ओवरऑल एक्सटर्नली जो देखा जाता है, क्यूबरनेटिस हमेशा एक यूनिट के रूप में देखता है। तो क्यूबरनेटिस कोई भी एक्शन लेगा ना, मान लो पॉड को लॉन्च करने के लिए, पॉड को डिलीट करने के लिए, पॉड को कुछ भी करना है, एनीथिंग ऑन पॉड, वो सब कुछ जो है वो पॉड के लेवल पे करेगा, वो कंटेनर लेवल पे नहीं करता है।
मतलब क्यूबरनेटिस कंटेनर डिप्लॉय नहीं करता है, क्यूबरनेटिस पॉड डिप्लॉय करता है। उस पॉड के अंदर कंटेनर होता है, और क्यूबरनेटिस बाय डिफॉल्ट उस पॉड को एक आईपी देता है जो कि यूनिक होती है, यूनिक आईपी। ठीक है। और आप इसके साथ स्टोरेज माउंट करते हो, वो भी आपका स्टोरेज भी यूनिक हो गया। तो अब मान लो कि मेरे को ये समझ में आता है, अच्छा ठीक है चलो मैं इस हिसाब से तो एक पॉड में एक कंटेनर शिप कर देता हूँ, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। पर ऐसी क्या कंडीशन आती है कि मैं दो कंटेनर को एक पॉड में शिप करूं? तो देखो क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये दोनों बहुत ही टाइटली कपल्ड है और दोनों को सेम आईपी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सोल्यूशन में, जो आपका डिजाइन है, आपके डिजाइन में दोनों पॉड्स को सेम आईपी दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये पॉड टू पॉड जाए, ये विद इन पॉड ही कम्युनिकेट कर ले। तो ऐसे जनरली कंटेनर्स को हम बोलते हैं साइड कंटेनर, साइड मतलब कंटेनर। ये हो सकता है सर, एप्लीकेशन डाटाबेस एक जगह रहेगा तो सही रहता है वो। नहीं, साइडकार बोलते हैं एप्लीकेशन डेटाबेस को अगर आप एक साथ रखते हो। देखो ये आप डिजाइनर के ऊपर है, जो जो डिजाइन करता है ना, सीएनएफ, नॉट क्यूबरनेटिस। अब मैं बात करूं सीएनएफ, एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन का जो डिजाइनर है, अब उसने कहा कि यार मैं तो एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है, लेट्स से मेरे पास फ्रंट एंड में क्या है, एपीआई सर्वर है, मेरे पास एक मारिया डीबी है, ठीक है, मेरे पास एक लेट्स से कोई टूल है फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे सोल्यूशन में ये तीन टाइप की सर्विसेज थी, जिनको मैं पहले एक ही सर्वर पर रखता था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बेयर मेटल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विस। तो अब जो डेवलपर है, जो डिजाइनर, नॉट डेवलपर, डिजाइनर, उसकी चॉइस है कि इन तीनों को एक में क्लब कर दे और एक साथ तीनों कंटेनर को। तो ये क्या बनेगा, पहली बात तो ये कंटेनर वन बना, कंटेनर टू बना, ठीक है, और कंटेनर थ्री बना। क्यों? क्योंकि कंटेनर के वर्ल्ड में हम जनरली चीजों को ब्रेक करके ज्वाइन मतलब बनाते हैं। हम पूरा का पूरा उठा के एज इट इज नहीं डालते। अगर ये मान लो एज इट इज था मोनोलिथिक में, तो आप इसको एज इट इज कंटेनर के वर्ल्ड में माइक्रो सर्विस में नहीं रखते हो। यहाँ पे आप बेसिकली तीन कंटेनर बनाते हो, इसीलिए आप इसको बोलते हो माइक्रो सर्विस। यहाँ पे वर्ड आता है सर्विस, माइक्रो सर्विस, यहाँ होता है मोनोलिथिक। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब इकट्ठा एक साथ आपने डाल दिया एक ही जगह, लेकिन यहाँ पे आपने इनको अलग अलग किया है तीन कंटेनर्स में। अब बात आती है इसको शिप करने की, कि क्या मैं इनको सिंगल पॉड में शिप करूं या मैं इनको मल्टीपल पॉड में शिप करूं, मल्टीपल पॉड में। तो एज अ डिजाइनर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की है, ठीक है, मना किसी के लिए नहीं है, आप कर दो, तीनों को एक साथ इकट्ठा शिप कर दो। लेकिन आप बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर रन टाइम पे क्यूबरनेटिस को अगर किल करना पड़ा तो वो तीनों को इकट्ठा किल करेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉड पे एक्शन लेता है। क्यूबरनेटिस हमेशा पॉड लेवल पे एक्शन लेगा, वो कभी भी कंटेनर लेवल पे नहीं लेगा। लेट्स से आपने कहा कि यार मेरे ना टूल में प्रॉब्लम है, तो एक काम करता हूँ मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ पॉड को। तो अगर आप टूल में छोटी सी गलती की वजह से भी पॉड को रीस्टार्ट करोगे, तो आपका एपीआई भी रीस्टार्ट होगा, आपका मारियाडीबी भी रीस्टार्ट होगा, आपका टूल भी रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट क्या, कंटेनर में तो डिलीट करके क्रिएट होगा, तो फिर से दोबारा से आपका एक नया पॉड बन जाएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी इशू एक कंटेनर के लिए मैं पूरा का पूरा पॉड डिप्लॉय, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम सर्विस ही वो कर रहा हूँ डिलीट करके क्रिएट, तो क्या ये अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली सोल्यूशन अच्छा नहीं होगा। तो उस केस में आपको एक वाइज डिजाइनर क्या करेगा, ये पॉड बनाएगा। तो कंटेनर अच्छा, वन को इसने रिस्टार्ट बना। का मतलब ये है कि मतलब कोड को डिलीट करके वो दूसरा कोड क्रिएट होगा ना, वही ना? क्यूबरनेटिस में जो कंटेनर्स होते हैं या जो पॉड्स होते हैं, क्यूबरनेटिस भी नहीं, उससे नीचे की टेक्नोलॉजी कंटेनर्स के अंदर जो होता है, कंटेनर्स में कभी भी कोई कंटेनर वापस नहीं आता है। जैसे वीएम वापस आता है जब आप वीएम रिबूट करते हो, पावर ऑफ पावर ऑन करते हो, मान लो आपने वीएम को रिबूट किया या ऑफ कर दिया, 4 दिन बाद ऑन किया, तो क्या होगा, आईपी वापस मिल गई, स्टोरेज भी वापस हम्म। मिल गया, सीपीयू रैम भी वापस मिल गई, जो डेटा पड़ा था फाइल में सब कुछ पड़ा, नोड में पड़ा हुआ सब वापस मिल गया। लेकिन पॉड में ऐसा नहीं होता है। पॉड एक बार गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। जो भी डेटा है वो सब कुछ लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया है फाउंडेशन क्लासेस में भी। तो यहाँ ये क्या करेगा, इसको पॉड ए बनाएगा, इसको पॉड बी बनाएगा, ठीक है, और इसको पॉड सी बनाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। अब किसी भी रीजन से पॉड सी जिसमें कि टूल्स थे, कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है, कर दो डिलीट, कर दो रीस्टार्ट, क्या प्रॉब्लम है? मेरा ए और बी तो चल ही रहा है, मेरा एपीआई भी चल रहा है, मेरा डेटाबेस भी चल रहा है।
इसका मतलब है कि इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा इसके कितने भी रीस्टार्ट होने से। ऐसे ही अगर मान लो कोई एक सर्विस रीस्टार्ट हो रही है तो उससे बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हम हमेशा अलग अलग उसमें शिफ्ट करते हैं। तो फिर आपका सवाल आएगा कि फिर आप दो कौन से कंटेनर्स हैं जिनको एक साथ शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हर एक कंटेनर को अलग अलग, मान लो अलग टाइप का कंटेनर है, तो सबको पॉड बना दो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कंटेनर दो, वो दो कंटेनर कौन से हैं जिनको आप एक साथ शिफ्ट कर रहे हो। तो मैंने लिखा ना साइड कार। साइड कार एक बड़ा फेमस वर्ड होता है, आपने सुना होगा साइड कार। साइड कार, साइड कार का मतलब होता है साइड कंटेनर। इस कंटेनर को हेल्प करने के लिए कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज आपने जो बनाई है एक साइड कंटेनर, उसको इसके साथ शिफ्ट कर दो, ताकि दोनों में से कोई भी जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल है। मतलब ये कि इसके बिना ये ना चल पाए, वन के बिना टू ना चल पाए, और टू के बिना वन ना चल पाए। तो इसलिए मैं इनको एक साथ कपल कर सकता हूँ। तो आप उन्हीं दो कंटेनर्स को साथ में कपल करो जो कि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। लेकिन वो कंटेनर जो एक दूसरे के बिना चल सकते हैं, आप उन कंटेनर्स को कभी भी साथ में शिफ्ट मत करो पॉड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें जब क्यूबरनेटिस एक्शन लेगा तो वो उस पूरे पॉड को डिलीट करेगा। ये बात याद रखना, क्यूबरनेटिस जब भी एक्शन लेगा पूरे पॉड को डिलीट करेगा। पॉड में जितने भी कंटेनर होगा सबको डिलीट मार देगा। तो आपका एपीआई, मारिया डीबी टूल सब इकट्ठा चला जाएगा। लेकिन इस वाले केस में आपका मारिया डीबी अगर रिस्टार्ट होता है तो आपका एपीआई सेफ है, आपके टूल सेफ है, तो ऐसे ही आपका सेफ रहेगा। तो यहाँ वो आप चीजें करोगे। लेट से मान लो आपने एक एपीआई सर्वर बनाया, उस एपीआई सर्वर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपने कुछ और भी टूल्स डेवलप किए हैं, तो उन टूल्स को आप इकट्ठा शिप कर सकते हो अपने इसके साथ। या क्या होता है कि कई बार क्यूबरनेटिस में ना नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यूबरनेटिस जो आपको नेटवर्क देता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। क्यूबरनेटिस आपको एक बेसिक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। एंड टेलीकॉम और बहुत सारे आईटी जो फंक्शंस होते हैं उनको सिंगल नेटवर्क से काम नहीं चलता है। तो वहां पे आपको हेल्पर कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आप साइड कंटेनर बना सकते हो। तो अभी के लिए ये समझो कि एक पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर तभी डालना जब वो साइड कंटेनर हो। साइड कंटेनर मतलब कि जो इस कंटेनर के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करे, क्रिटिकल हो, कि उसके बिना आपका कंटेनर ना चल पाए, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। तो मैंने एक साइड कंटेनर बना दिया साइड में। इसी में मान लो चेंजेस कर सकते हैं हम रन टू रन टाइम पे। तो ये वाला मेरा डेवलपर ने फिक्स बना दिया, ये वेरिएबल टाइप का बना दिया। तो जो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस होंगे वो कंटेनर टू कर लेगा। तो इस तरीके के कंटेनर्स को मैं शिप कर दूंगा एक पॉड के अंदर। लेकिन थंब रूल ये कहता है कि एक टाइप का जो कंटेनर होता है वो हमेशा एक ही पॉड में शिप होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें जी। डाउट किसी को? तो जो नहीं पॉड नहीं होता है, ठीक है, हाँ, तो जो पॉड होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, याद रखना। पॉड के बाद होता है सर्विस। अब ये सर्विस क्या चीज है? तो सर्विस देखो, आप इतने सारे पॉड्स बनाते हो, चलाते हो, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के पॉड्स होते हैं और वो रन टाइम पे डिलीट भी होते हैं, नए भी डिप्लॉय होते हैं। एक ही पॉड में रेप्लिका भी बनती रहती है, कॉपी भी बनती रहती है, एक से ज्यादा कैपेसिटी आती रहती है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना किसी भी पॉड को कनेक्ट कर पाना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पॉड बनाया, ठीक है, मैंने एक सीएनएफ बनाया, एप्लीकेशन बनाया। उस एप्लीकेशन के मान लो मैंने, ये हो गया मेरा पॉड ए। अब इस पॉड की मान लो एक ही होगी कॉपी वन। रन टाइम पे कोई आया, उसने कहा, अब मैंने बोला कि यार मेरे को ना इसको, ये भी पॉड ए है, ठीक है, ये भी पॉड ए है, मैंने बोला कॉपी टू। और ऐसे ही ये भी पॉड ए है, तो अभी मैं पॉड ए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बी नहीं लिख रहा। ये इसकी कॉपी, थर्ड कॉपी। तो रन टाइम पे आप देख रहे हो पॉड्स की कॉपी बन रही है, हर एक की अपनी आईपी होगी। इसकी आईपी वन होगा, इसका आईपी टू होगा, इसका आईपी थ्री होगा। और गलती से किसी भी रीजन से अगर मान लो पॉड डिलीट हो गया तो इसकी आईपी बदल जाएगी और इसकी जगह फिर दूसरी आईपी आ जाएगी। इसकी जगह ये आ जाएगा आईपी फोर। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जो बाहर बैठा हुआ बंदा है, क्यूबरनेटिस के बाहर एक कस्टमर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कस्टमर है, और वो आपके इस क्यूबरनेटिस, इस पॉड को एक्सेस करता है, इस सिस्टम को एक्सेस करता है, ठीक है। तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया ना एक्सेस करना। वो बोलेगा यार मैं तो एक आईपी मांग रहा था तुमसे, एक आईपी दे दो जिससे कि मैं अपनी सर्विस को कनेक्ट कर सकूं। मान लो ये एपीआई सर्वर है, लेट्स से ये एपीआई सर्वर है। अब आप एपीआई सर्वर समझ रहे हो क्या होता है? फ्रंट एंड कम्युनिकेटर। एपीआई सर्वर की एक आईपी होती है जो बाहर से कोई कनेक्ट करता है पोर्ट के साथ। तो यहाँ पे तो आपकी आईपी ही बदल रही है रन टाइम पे। तो आप कस्टमर को क्या आईपी दोगे? प्लस ये आईपी इंटरनल है, रिमेम्बर, ये इंटरनल आईपी है, एक्सटर्नल आईपी नहीं है। तो आप अपने कस्टमर को क्या दोगे? और अगर मान लो आपने गलती से कहीं से कहा कि चलो मैं वर्कर वन की आईपी दे दूंगा, तो आपको थोड़ी पता है कि आपके कितने वर्कर हैं।
आपके वर्कर भी बदलते रहते हैं, आपका वर्कर भी स्केल आउट हो सकता है कि वो पॉड आपके उस स्पेसिफिक वर्कर पे नहीं चल रहा हो, तो आप वर्कर की आईपी भी नहीं दे सकते हो। तो आप उसको कौन सी आईपी दोगे कि जिससे कि वो एक्सेस कर पाए। तो इस केस में इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्यूबरनेटिस में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्विस। ठीक है। अब ये सर्विस क्या करेगा कि ये जो सारे पॉड्स है ना, इनको इंटरनली मैप करेगा और बाहर की दुनिया से कहेगा कि लो भाई, ये जाएगा ऐसे ही, ये अलग कोई इसके लिए स्पेशल चैनल नहीं है। कहेगा कि लो भाई, आप मेरे को सर्विस से बात करो, तो यहाँ पे आपको एक सर्विस की आईपी मिल जाएगी, सर्विस आईपी। ये सर्विस आईपी अगेन इंटरनल होगी, याद रखना, क्यों? क्योंकि ये इंटरनली क्यूबरनेटिस के अंदर है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए अब आसान हो गया है कि इतने सारे लोगों से बात करने की बजाय एक स्पॉक से बात करेगा। जैसे होता है ना कि आपकी टीम में मान लो कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई ज्वाइन कर रहा है। अब कस्टमर जो बैठा हुआ है वो, उसको पता ही नहीं कि मैं किससे बात करूं, तो वो क्या करता है कि वो सीधे मैनेजर के पास जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता कौन सा बंदा तुम्हारे पास है नहीं है, ये मेरा काम है, इसको कर दो। तो ये एक तरीके से मैनेजर हो गया, फ्रंट एंड कम्युनिकेटर। तो सर्विस पे आएगा वो, सर्विस आपकी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, सर्विस आप एक बार बनाओगे, इस सर्विस के पीछे जो पॉड्स हैं ये बढ़ते घटते रहेंगे जैसे भी आप रन टाइम पे। और क्यूबरनेटिस इसको बहुत ही वेल मैनेज तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो बाहर वाले को एक आईपी मिल गई, ठीक है, ये इंटरनल आईपी की, क्लस्टर की, इस सर्विस की, और इस सर्विस के थ्रू आप अपने पॉड्स पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये सर्विस का रोल होता है हाई लेवल पे। डिटेल में समझाऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी बहुत सारी चीजें समझाने के लिए हैं। ठीक है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको वन लाइनर बता रहा हूँ सिर्फ। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्यूबरनेटिस में, पॉड होता है, सर्विस होता है। अब डिप्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, डिप्लॉयमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके पॉड को कंट्रोल करता है। अब पॉड को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉयमेंट क्यों चाहिए? तो देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पॉड डिप्लॉय किया, तो मैंने कैसे डिप्लॉय किया? मैं गया सीधा पॉड डिप्लॉय करके चला आया इंडिविजुअली, कमांड के थ्रू। पर रन टाइम पे ना बहुत डिफिकल्ट होता है पॉड्स को कंट्रोल करना, कौन सा पॉड ऐड करना है, डिलीट करना है। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है? वो पॉड को कंट्रोल करता है। आप बताओगे डिप्लॉयमेंट फाइल को, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दोगे कि भाई मेरे को तो चाहिए कि आप ऐसा ऐसा करो, आप ये पॉड डिप्लॉय करो। तो वो क्या करेगा? वो इंटरनली बैकएंड में देखोगे तो वो पॉड को रेफर करेगा। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है वो पॉड को रेफर करके पॉड को डिप्लॉय करेगा। तो ये कंट्रोलिंग डिप्लॉयमेंट के पास आ गई। ठीक है, तो जनरली हम पॉड को डायरेक्टली कभी भी डिप्लॉय नहीं करते हैं। हम या तो डिप्लॉयमेंट के थ्रू डिप्लॉय करेंगे, या फिर हम और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस दूसरा होता है जो रेप्लिका सेट। अब रेप्लिका सेट क्या होता है कि आपने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि कभी भी 5 कॉपी मेरी चलती रहे। तो मेरा मन बदल गया अचानक, मैंने बोला 5 नहीं 3। फिर मैंने एक 6 महीने बाद बोला अरे नहीं 3 नहीं 10। तो ये हर बार आप अगर पॉड की डिप्लॉयमेंट में थोड़ी जाके चेंज करोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो आप रेप्लिका सेट को बताओगे कि भाई मुझे 5 कॉपी चलानी है। जब भी आपको कॉपी बदलनी होगी, बढ़ाना घटाना होगा, तो आप सीधा रेप्लिका सेट को बोलोगे। रेप्लिका सेट क्या करेगा? रेप्लिका सेट जो है वो बैकएंड में जाके जो है वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू आपके पोर्ट्स को मैनेज करेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली देख रहे हो, ये कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसलिए ये डिप्लॉयमेंट होता है, रेप्लिका सेट होता है। और डिटेल में बाद में करेंगे, अभी आज वन लाइनर। ठीक है, आज वन लाइनर ही है। नेम स्पेस मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ। देखो कुबरनेटिस के अंदर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिसोर्सेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स कौन सी होती है? सीपीयू रैम, नेटवर्क और स्टोरेज। इन सबको सेग्रीगेट करने के लिए नेम स्पेस होता है। मतलब ये कि अब मेरे को एक नेम स्पेस मिल गया, इस नेम स्पेस में मैं जो भी काम करूंगा वो सारा कुछ मेरा अपना होगा। उसमें मैं 10 20 50 जितने भी पॉड डिप्लॉय करूंगा वो सब एक दूसरे को देख सकते हैं। काइंड ऑफ रिसोर्सेज का आइसोलेशन हो गया। पर उसको कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, कोई दूसरा नेम स्पेस वाला एक्सेस नहीं कर सकता, जब तक कि एडमिन जो है वो अलाउ ना करे दोनों नेम स्पेस के कम्युनिकेशन को। तो ये बेसिकली एक आइसोलेशन होता है। ठीक है। कॉन्फिग मैप क्या होता है? कॉन्फिग मैप एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। क्या होता है कि मान लो आपने पॉड डिप्लॉय कर दिया, लेकिन पॉड को डिप्लॉय करने के बाद आपको कुछ 2 4 स्टेप करने हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब आप वो कॉन्फ़िगरेशन मान लो डायरेक्ट बार बार नहीं कर पाते हो, या एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट आपको बदलनी है। लेट्स से कि रन टाइम पे आपको वैल्यू बदलनी है कंटेनर के अंदर कोई फाइल की वैल्यू बदलनी है। ठीक है, मान लो आपने एक यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया कंटेनर के अंदर। अब चाहते हो आपकी मैं रन टाइम पे उसको बदलूं। क्यों? क्योंकि पॉड क्या होता है, पॉड में जो डिफाइन किया हुआ है ना, जैसे ही आप पॉड को डिलीट करोगे वैसे ही वो रीसेट हो जाएगा, वापस ओरिजिनल पे चला जाएगा। जो उसकी फाइल में लिखा होगा, उसके YAML फाइल में, वो उसी के हिसाब से फिर उसको दोबारा से डिप्लॉय कर देगा।
तो जो वैल्यू मैंने रन टाइम पे चेंज करी वो लॉस्ट हो गई। तो कॉन्फ़िग की मैप की हेल्प से मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ, पैरामीटर्स इंजेक्ट कर सकता हूँ, वेरिएबल इंजेक्ट कर सकता हूँ, फाइल इंजेक्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है इंजेक्ट करने के लिए कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बाहर से कंट्रोल करनी है, पॉड के बाहर से। सीक्रेट क्या होता है कि छुपा के डालना है, मतलब हाइड करना है। जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड है, मैं नहीं चाहता कि कोई पढ़े उसे, कोई भी देखे, क्यूबरनेटिस एडमिन भी देख पाए, तो मैं उसके लिए फिर सीक्रेट यूज करता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता ही है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भाई वो स्टोरेज होती है जिससे कि आपका पॉड जो है वो अपना डेटा बाहर राइट करता है, तो आप वॉल्यूम डिफाइन करते हो। ठीक है, वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो? persistent वॉल्यूम क्लेम। तो ये सारी चीजें होती हैं। स्टेटफुल सेट क्या होता है? देखो, स्टेटफुल और स्टेटलेस ये दो तरीके की चीजें होती है जिनको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये समझो, स्टेटफुल वो होता है कि जो अपनी ट्रांजेक्शन को स्टोर करता है। जैसे मान लो मैंने आईआरसीटीसी पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। जैसे ही रिफ्रेश किया वो मुझसे दोबारा लॉगिन मांग रहा है। उसको याद ही नहीं कि मैंने अभी जस्ट लॉगिन किया हुआ था। तो जैसे आप गेट में सोसाइटी में घुसते हो, तो गार्ड ने आपको बोला कि आप यहीं रहते हो, आपने बोला हाँ मैं यहीं रहता हूँ, आप अंदर चले गए। अगली बार आप फिर वापस गेट पे आए, फिर गार्ड ने आपको पूछा आप यहीं रहते हो, बोला हाँ मैं यहीं रहता हूँ। आप बोलते हैं बार बार मुझे क्यों पूछते हो, तो मैं याद नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्टेट लेस है, उसको याद ही नहीं रहता, वो सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को याद करता है, उसके बाद वो भूल जाता है। तो आप स्टेटफुल बना सकते हो जिसमें कि आप उसको याद दिला सकते हो। कैसे? आप उसको बोलोगे देख यार मेरे फोन में ऐप डला हुआ है, वो भी अपने फोन में ऐप डाल लेगा, वो आपका हो गया रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट टाइम आओगे आप ऐप दिखा दोगे उसको, सीधा एंट्री मिल जाएगी, वो पूछेगा ही नहीं आपसे सवाल। तो दैट मीन्स कि उसने याद किया। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं स्टेटफुल। ये हमें बहुत यूज करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। डेमन सेट क्या होता है? डेमन सेट, देखो डेमन का जो हिंदी में मतलब होता है शैतान। ठीक है, डेमन जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जो हर नोड पे चलता है, और वो इंश्योर करता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तुमने बोला कि मैं कॉपी चला रहा हूँ, हर नोड पे एक एक कॉपी रन कर रहा हूँ, सही चल रहा है ना। तुमने बोला कि यार मेरे को क्या कहते हैं, मैं मॉनिटरिंग करनी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। अब मान लो 10 वर्कर है, कल को 20 वर्कर हो गए, तो हर वर्कर पे वो सब कुछ सही हो रहा है ना जैसा मैंने बोला है। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए डेमन सेट यूज किया जाता है। ये एक सर्विस होती है। ठीक है, सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक प्रोजेक्ट होता है। अब प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने बता दिया कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर आप अपना जो काम करना है करो। जैसे आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपके दूसरे टीम मेंबर का दूसरा प्रोजेक्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो आप में इंटरफेयर नहीं करता। तो सर्विस अकाउंट बेसिकली एक प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आप अपना सारा काम करते हो। लेट से मैंने एक ही क्यूबरनेटिस के ऊपर दो कंपनीज हैं, ठीक है, दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। तो कस्टमर ए क्या कर रहा है, कस्टमर बी को मतलब नहीं होना चाहिए, बी क्या कर रहा है, ए को मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपने दो सर्विस अकाउंट बना दिए, बोला भाई जो करना है करो इसके अंदर, अपना आराम से काम करते रहो। तो ये होती हैं ऑब्जेक्ट्स क्यूबरनेटिस की। इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो मैंने बताया ये कोर है। कोर मतलब ये होते ही होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अदर्स में मतलब ये वैल्यू एडेड है, यूज करो ना करो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे कि एक होता है जॉब। अब जॉब क्या करता है, बैच एग्जीक्यूशन करता है। मान लो मुझे कोई काम को सिंगल सिंगल करना पड़ रहा है, तो मैं उसको बैच में चलाना चाहता हूँ, तो आप जॉब यूज कर सकते हो। क्रॉन जॉब, जैसे आप नॉर्मली वीएम्स में करते थे ना, नॉर्मल ओएस में क्रॉन चलाते थे। क्रॉन क्या करता है कि स्पेसिफिक टाइम पे कोई टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, तो आप क्रॉन चला सकते हो। इंग्रेस क्या होता है, इनकमिंग क्लस्टर पे जो मेरा ट्रैफिक आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। परसिस्टेंट वॉल्यूम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्यूबरनेटिस में जो डेटा स्टोर करना है, बाहर लेके जाना है परमानेंट, तो उसके लिए आपको एक वॉल्यूम चाहिए होता है, और उस वॉल्यूम के लिए क्लेम होता है। ठीक है, ये भी हम करेंगे डिस्कस जब हम और डिटेल में जाएंगे। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सारी चीजों के बारे में। ये बहुत डिटेल्ड डीप टॉपिक्स हैं, इसको आप एक दिन में नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप शुरुआत करोगे तो आप धीरे धीरे इसके ऊपर दोबारा से डिस्कस करोगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि पॉड कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के पॉड होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक पॉड वो होता है जो कि क्यूबलेट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इससे इस जो एक्सटर्नली जो आप कमांड चलाते हो ना क्यूब सीटीएल से कि मुझे पॉड क्रिएट करना है, मुझे पॉड को डिलीट करना है, वो सारे काम जो है वो आप डायनेमिक में करते हो। मतलब यूजर जो काम करता है, यूजर जो कंट्रोल करता है पॉड्स को, वो डायनेमिक पॉड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिलीट होते हैं, वो क्रिएट होते हैं, डिलीट होते हैं, क्रिएट होते हैं, स्केल आउट, स्केल इन। लेकिन कुछ ऐसे पॉड्स होते हैं जो कभी स्केल आउट नहीं होते, जो कभी डिलीट नहीं होते, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। उनको हम बोलते हैं स्टैटिक पॉड। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्यूबरनेटिस की जो खुद की जो सर्विसेज होती हैं, क्यूब एपीआई सर्वर, क्या आपने देखा कि क्यूब एपीआई सर्वर अपने आप ही कंट्रोल होता रहता है, अपने आप ही स्केल आउट हो जाता है? नहीं, वो चलता है, उसको आप क्यूबलेट क्यूब सीटीएल से डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अंडर कंट्रोल ऑफ क्यूबलेट है।
क्यूबलेट उसको खुद से कंट्रोल करता है। तो ऐसे पॉड्स कैसे डिप्लॉय होते हैं? ऐसे पॉड डिप्लॉय होते हैं डायरेक्टली आप उस नोड पे जाओगे, उस नोड के अंदर जो ईटीसी क्यूबरनेटिस फोल्डर होता है, मैनिफेस्ट, वहां पे जाके आप YAML फाइल बना दोगे। जैसे ही आप वहां पे YAML फाइल बनाओगे, क्यूबलेट उसको मॉनिटर करता रहता है, और जैसे ही वहां ये YAML फाइल देखेगा, एक पॉड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। और उस पॉड को आप kubectl से कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो आप डिलीट कर सकते हो, ना आप उसको कुछ कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सारा कंट्रोल जो है वो क्यूबलेट खुद करता है। तो ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्लस्टर को चलाने के लिए, या फिर जो ऐसी चीजें जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई एक्सटर्नली बार बार यूजर इंटरफेयर करे। तो अगर यूजर मेरे पॉड को ना टच करे तो उसके लिए हम उसको स्टैटिक पॉड बनाते हैं। और अगर आप चाहते हो, ऑब्वियसली जो मेन पर्पस होता है वो डायनेमिक होता है, यूजर कंट्रोल, यूजर अपने हिसाब से डिलीट करे, क्रिएट करे, कुछ भी करे, तो वो जाते हैं डायनेमिक की कैटेगरी में। तो ये टॉपिक्स थे जो मैं आपको थ्योरेटिकली बताना चाहता था। इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बताया, ये सारे टॉपिक्स? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखो मैं आपको क्या बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली कंटेनर चला के दिखाऊंगा। कंटेनर, कैसे कंटेनर चलता है, कैसे कंटेनर जो है एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंपोर्ट होता है। ठीक है। कंटेनर में डेटा जो होता है वो कैसे, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो मैंने कंटेनर के अंदर कोई डेटा मॉडिफाई किया, तो वो जो चेंजेस हैं वो परमानेंट होंगे, परसिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये देखो बेसिक है। आपको क्यूबरनेटिस से पहले कंटेनर का पता होना चाहिए, क्योंकि आपका क्यूबरनेटिस भी वही सेम काम कर रहा है। तो आपका क्यूबरनेटिस जो काम कर रहा है, पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है ग्राउंड लेवल पे। तभी आप समझ पाओगे कि वो खुद क्या कर रहा है हाई लेवल पे। तो हम पहले मतलब बिल्कुल ग्रास लेवल से शुरू करेंगे, ग्राउंड जीरो से। तो ग्राउंड जीरो है हमारा कंटेनर। तो मैं आपको कुछ कंटेनर रन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे कंटेनर रन होता है, कैसे हम उसमें लॉगिन करते हैं, कैसे हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक डेटा लॉस्ट हो जाता है कंटेनर के जाते ही, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये डेटा तो चला गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं कंटेनर पे लॉगिन करूंगा, मैं उसमें कुछ दो चार चेंजेस करूंगा, और मैं उस कंटेनर को स्टॉप करूंगा। और जैसे ही उस कंटेनर को दोबारा स्टार्ट करूंगा, वो सारे चेंजेस उड़ जाएंगे, उड़ चुके होंगे। तो वो चीज हम देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं।